सम्राट हर्षवर्धन की जो आर्थिक स्थिति है अत्यंत ही सुदृढ़ थी, अर्थात सम्राट हर्षवर्धन के समय जो भारत की आर्थिक स्थिति है अत्यंत ही सुदृढ़ अवस्था में थी। और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल की आर्थिक स्थिति की हमें जो जानकारी प्राप्त होती है छात्रों, वो जानकारी हमें प्राप्त होती है बाणभट्ट के ग्रंथ तथा चीनी यात्री हेनसांग व इतिसंग के यात्रा वृत्तांतों से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो छात्रों हम देखते हैं कि जानकारी हमें कहां से प्राप्त हो रही है, इसके बारे में सर्वप्रथम सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत की आर्थिक स्थिति, सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी, भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी आर्थिक स्थिति की जानकारी सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी बाणभट्ट के ग्रंथों व चीनी यात्री हेनसांग व फाइयान के हेनसांग व इतिसंग के यात्रा वृत्तांत से मिलती हैं। भारत की आर्थिक स्थिति, हर्षकालीन भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत थी। हर्षकालीन अर्थात हर्ष के समय के हर्षकालीन भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत मजबूत थी। जो हर्षकालीन भारत है, हर्षकालीन भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत ही मजबूत थी। राजस्व के स्रोत मतलब आय कहां से प्राप्त होती थी, राजस्व के स्रोत इनकम ऑफ सोर्स क्या थे, कहां से जो आय प्राप्त हो रही है। तो राजस्व के स्रोत कौन कौन से थे छात्रों, वो थे भाग, हिरण्य में बलि, भाग, हिरण्य, बलि, ये टैक्स थे। क्या थे छात्रों, कर थे ये, भाग, हिरण्य और बलि। इससे क्या होता था, आय प्राप्त होती थी। तो छात्रों जो प्रमुख जो इसके अतिरिक्त जो धान्य, एक कर वो था धान्य, ये क्या टैक्स थे, भाग, हिरण्य, बलि और धान्य। तो ये क्या कि टैक्स लगाए जाते थे जनता पर और उससे क्या होता था, आय प्राप्त होती थी। अब भाग क्या था उसके बारे में देखते हैं। भाग, भूमि कर, ये क्या था छात्रों, भूमि कर था भाग। और ये किस प्रकार का था, राज्य की आय का प्रमुख साधन था किसानों से। राज्य की आय का, कौन से राज्य की, सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की आय का प्रमुख साधन था किसानों से उनकी उपज का, छठा भाग वसूला जाता था। हिरण्य कर छात्रों ये नगर वसूला जाता था और व्यापारियों से, यह
वसूला जाने वाला नगद कर था, वसूला जाने वाला नगद कर था। बलि, बलि धार्मिक कर, ये क्या था छात्रों? धार्मिक कर, धार्मिक कर। बलि धार्मिक कर था। धान्य हर्ष द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा विशेष प्रकार के अनाजों पर लगाया जाने वाला कर, विशेष प्रकार के अनाजों पर लगाया जाने वाला कर। हर्ष द्वारा विशेष प्रकार के अनाजों पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? धान्य कर। सम्राट हर्ष को, सम्राट हर्ष को उपहार, भेंट, जुर्माना, न्यायालय शुल्क, द्वारा, न्यायालय शुल्क द्वारा आय प्राप्त होती थी। आय प्राप्त होती थी। हर्षवर्धन ने, सम्राट हर्षवर्धन ने दुधारू पशुओं, दुधारू पशुओं, नदी, बांध, तालाब, घाटों, नदी, बांध, तालाब, घाटों, घाटों, खनिजों, खनिजों, विदेशों से या बाहर से आने वाली वस्तुओं, वस्तुओं पर कर लगा रखा था, पर कर लगा रखा था। तो छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही मजबूत थी और सम्राट हर्षवर्धन के समय की जो आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? वो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है सम्राट ये हेनसांग वे इतिसंग की यात्रा वृतांत से। जो हेनसांग नाम का विद्वान है तथा जो इतिसंग नाम का विद्वान है, इन्होंने 7वीं शताब्दी के अंदर भारतवर्ष की यात्रा की और इन्हीं के यात्रा वृतांत से हमें सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारत की आर्थिक स्थिति की जानकारी पता चलती है। साथ ही जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट, उसके जो ग्रंथ है हर्ष चरित्र कादंबरी, तो उससे भी हमें तत्कालीन समय के हर्षकालीन भारतवर्ष की जानकारी, जो आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी पता चलती है। छात्रों, हर्षकालीन भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही मजबूत थी और हर्षवर्धन था तो हर्षवर्धन क्या करता था? राजस्व के स्रोत, हर्षवर्धन के समय जो राजस्व के स्रोत थे तो वो कौन से थे जिससे उसको सर्वाधिक आय प्राप्त होती थी? वो भाग कर, हिरण्य कर, बलि कर और धान्य कर। किस किस से? भाग कर, हिरण्य कर, बलि कर और धान्य कर से उसे आय प्राप्त होती थी। भाग, भाग क्या था छात्रों? ये एक प्रकार से भूमि कर था। क्या था छात्रों? ये एक प्रकार से भूमि कर था और राज्य की आय का प्रमुख साधन, इनकम ऑफ सोर्स, जो राज्य की जो इनकम ऑफ सोर्स थी सर्वाधिक वो किससे थी? भाग नाम के कर से थी। और ये किसानों से उनकी उपज का, उनकी जो कृषि की उपज होती थी उसका 6ठा भाग वसूला जाता था। छात्रों, हिरण्य यह व्यापारियों से वसूला जाने वाला नगद कर था। व्यापारियों से वसूला जाने वाला किस प्रकार का कर था? नगद जो ये कर था। बलि ये धार्मिक कर था। छात्रों, धान्य हर्षवर्धन द्वारा विशेष प्रकार के अनाजों पर लिया जाने वाला कर, हर्षवर्धन द्वारा विशेष प्रकार के अनाजों पर लिया जाने वाला ये कर था। सम्राट हर्ष को उपहार, भेंट, जुर्माना, न्याय शुल्क द्वारा आय प्राप्त होती थी। किसके द्वारा होती थी? उसे आय
हर्ष को उपहार, भेंट, जुर्माना, न्यायालय शुल्क द्वारा भी उसे आय प्राप्त होती थी। सम्राट हर्ष द्वारा दुधारू पशुओं पर, नदियों पर, घाटों पर, तालाबों पर, खनिजों पर, बाहर से आने वाली वस्तुओं पर जो क्या लगा रखा था, उसने कर लगाए। तो छात्रों, तो इसने इसके माध्यम से भी जैसे दुधारू पशुओं पर कर लगाकर नदी, बांध, तालाब, घाटों, खनिजों तथा बाहर से आने वाली वस्तुओं पर कर लगाकर उसने जो उसे आय प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार से उसके लिए आय के प्रमुख साधन थे। छात्रों, उसने इनकम तो कर ली, इनकम तो हो रही उसे, लेकिन खर्च भी करता है। सम्राट हर्षवर्धन खर्च करने में भी बड़ा ही खर्च भी बड़ी भारी मात्रा के अंदर ये खर्च भी करता था। छात्रों, तो खर्च कौन कौन से करता था उसके बारे में देखते हैं। व्यय का होता है, इनकम तो हो गई, अब व्यय कर रहा हो, व्यय अर्थात खर्च कहां पर कर रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। ये धार्मिक सामाजिक कार्यों पर व्यय करता था। कहां पर करता था? धार्मिक सामाजिक कार्यों पर व्यय, धार्मिक व सामाजिक कार्यों पर व्यय करता था। ब्राह्मणों, जैन व बौद्ध भिक्षुओं को दान, ब्राह्मणों, जैन व बौद्ध भिक्षुओं को दान देना। विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों को पुरस्कार देने में खर्च करता था। पुरस्कार देने में खर्च करता था। सार्वजनिक निर्माण, सड़क, बांध, झील, सार्वजनिक निर्माण, सड़क, बांध, झील, चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय, कुओं का निर्माण करवाने में खर्च, करता था। तो वह क्या करता था छात्रों? ये धार्मिक व सामाजिक कार्यों के अंदर ये व्यय करता था। इसके अतिरिक्त जो सार्वजनिक निर्माण के जो कार्य थे उन पर भी ये व्यय करता था। ये धार्मिक व सामाजिक कार्यों पर व्यय करता था। ब्राह्मणों, जैन व बौद्ध भिक्षुओं को दान देना, विद्वानों, साहित्यकारों, कलाकारों को पुरस्कार देने में खर्च करता था। सार्वजनिक निर्माण, सड़क, बांध, झील, चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय, कुओं का निर्माण कार्य करने में भी ये जो खर्च करता था। तो इस प्रकार से जो अपना धन था वो व्यय करता था और प्रजा का कल्याण किया करता था। छात्रों, सार्वजनिक निर्माण जैसे सड़क, बांध, झील, चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय, कुओं का निर्माण करने में भी ये खर्च करता था। अब देखते हैं छात्रों हम कि व्यापार, जो सम्राट हर्षवर्धन के समय के भारत का व्यापार किस प्रकार से था, भारत किन किन देशों से व्यापार करता था तथा कौन सी जो चीजें थी, जो कौन सी चीजों का व्यापार किया जाता था। तो छात्रों, व्यापार, आंतरिक व बाहरी व्यापार, आंतरिक व बाहरी व्यापार।
मतलब विदेशी व्यापार, मतलब भारत के अंदर भी व्यापार होता था, और आंतरिक मतलब भारत के जो विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न प्रांत है, उनके अंदर व्यापार होता था। इसके अलावा विदेशों से भी जो व्यापार किया जाता था। छात्रों, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार, जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। वायु मार्ग उस समय नहीं था, केवल जल व थल मार्ग द्वारा ही व्यापार किया जाता था। आंतरिक व बाहरी जो व्यापार किया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रमुख व्यापारिक नगर, जो प्रमुख व्यापारिक नगर थे हर्षवर्धन के समय, प्रमुख व्यापारिक नगर, प्रमुख व्यापारिक नगर कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, वल्लभी, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, पाटलिपुत्र, वल्लभी, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। आयात, आयात कौन कौन सी चीजें की जाती थी? आयात सोना, चांदी, घोड़े, विदेशी मदिरा, विदेशी मदिरा, दास, निर्यात, वस्त्र, आभूषण, मसाले, नारियल, चंदन, हीरे, मोती, चंदन, हीरे, मोती, चंदन, हीरे, मोती, हाथीदांत, हाथीदांत, ये निर्यात किए जाते थे। व्यापार, और व्यापार किस किन देशों से होता था वो देखते हैं। व्यापार ईरान मतलब फारस, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा मतलब म्यांमार, चीन, चीन, श्रीलंका, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, चीन, श्रीलंका, दक्षिण भारत से क्या होता था? व्यापार होता था। तो छात्रों, जो आंतरिक व बाहरी व्यापार अर्थात भारत के जो विभिन्न प्रांतों में व्यापार किया जाता था, इसके साथ ही जो विदेशों से भी व्यापार जो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया जाता था। जल व थल मार्ग द्वारा व्यापार होता था। प्रमुख जो व्यापारिक नगर थे वो पाटलिपुत्र, वल्लभी, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा, ये क्या थे? प्रमुख व्यापारिक नगर थे। आयात सोना, चांदी, घोड़े, विदेशी मदिरा व दास। आयात किसका किया जाता था? विदेशी मदिरा का किया जाता था। घोड़ा, चांदी व सोने जैसी धातुओं का भी जो इसमें आयात किया जाता था। निर्यात वस्त्र, आभूषण, मसाले, नारियल, चंदन, हीरे, मोती, हाथी दांत के क्या किया जाता था? निर्यात विदेशों के अंदर किया जाता था। व्यापार ईरान अर्थात फारस, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा अर्थात म्यांमार, चीन, श्रीलंका व दक्षिणी भारत से क्या किया जाता था? व्यापार जो किया जाता था। तो इस प्रकार से छात्रों, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही मजबूत थी, मजबूत आर्थिक व्यवस्था
मजबूत आर्थिक व्यवस्था के चलते जो सम्राट हर्षवर्धन था, सम्राट हर्षवर्धन धार्मिक कार्यों, सामाजिक कार्यों तथा सार्वजनिक निर्माण के कार्यों पर अत्यधिक व्यय भी करता था। छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा कलाकारों, साहित्यकारों, विद्वानों, ब्राह्मणों, जैन भिक्षु तथा बौद्ध भिक्षुओं, जैन तथा बौद्ध भिक्षुओं को जो ये दान दक्षिणा दी जाती थी, पुरस्कार विद्वानों, साहित्यकारों को पुरस्कार प्रदान किए जाते थे। छात्रों, अब हम देखते हैं धार्मिक स्थिति। जो आर्थिक स्थिति हमने देखी, अब हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल की जो धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति। सम्राट हर्ष धर्मपरायण शासक था। सम्राट हर्ष धर्मपरायण शासक था। सम्राट हर्ष धर्मपरायण शासक था। यह सूर्य शिव बुद्ध का उपासक था। यह सूर्य शिव बुद्ध का उपासक था। सूर्य शिव बुद्ध का उपासक था। जब ये विजय कर रहा था उस समय भगवान शिव का उपासक था। जब हर्ष विजय अभियान पर था तो उस समय भगवान शिव का उपासक था। कालांतर में इसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। कालांतर में इसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। हर्ष ने कश्मीर के राजा को, सम्राट हर्षवर्धन ने कश्मीर के राजा को भगवान बुद्ध का दान देने के लिए विवश किया। भगवान बुद्ध का दान देने के लिए विवश किया। इस दान को एक पात्र में रखकर इस दान को एक पात्र में रखकर स्तूप बनवाया। एक स्तूप बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में सौ फीट ऊंचा एक मंदिर बनवाया और इस मंदिर में
भगवान बुद्ध की मूर्ति भगवान बुद्ध की कांसे से निर्मित मूर्ति स्थापित करवाई। कांसे से निर्मित मूर्ति स्थापित करवाई। कांसे से निर्मित मूर्ति स्थापित करवाई। छात्रों, जो धार्मिक स्थिति है सम्राट हर्षवर्धन के समय के जो भारतवर्ष है उस भारतवर्ष की जो धार्मिक स्थिति है, तो छात्रों जो प्राचीन काल के अंदर जो प्राचीन, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो प्राचीन भारत है उसके अंदर 3 प्रकार के धर्म थे जो विद्यमान थे, वैदिक धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म। तो छात्रों सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भी तीनों ही धर्म विद्यमान थे। वैदिक धर्म जिसे हिंदू धर्म कहा जाता है तथा इसके अतिरिक्त जो जैन व बौद्ध धर्म भी इसमें प्रचलित था। सम्राट हर्षवर्धन प्रारंभ के अंदर जो भगवान सूर्य उनके बाद में जो भगवान शिव तथा अंत में वो भगवान बुद्ध का उपासक हुआ। अर्थात अपने जो सम्राट हर्षवर्धन है उसका अंत में जो झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। छात्रों, जो धार्मिक स्थिति इसके अंतर्गत सम्राट हर्षवर्धन धर्मपरायण शासक था। ये सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था तथा ये जो सभी धर्मों का क्या करता था, समान रूप से जो आदर करता था। यह सूर्य शिव बुद्ध का उपासक था। किसका उपासक था? सूर्य शिव तथा बुद्ध का उपासक था। जब यह हर्षवर्धन विजय अभियान पर था तो उस समय भगवान शिव की उपासक था। जब ये हर्षवर्धन विजय कर रहा था उस समय किसका उपासक था? भगवान शिव का उपासक था। और कालांतर में इसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ हो गया, अर्थात अहिंसा के मार्ग की तरफ इसका हो गया। बौद्ध धर्म का सिद्धांत अहिंसा से संबंधित है, अहिंसा पर आधारित बौद्ध धर्म है, तो इसका झुकाव कहाँ हुआ? बौद्ध धर्म की तरफ हुआ। हर्षवर्धन ने कश्मीर के जो राजा है, कश्मीर के राजा पर आक्रमण इसलिए किया क्योंकि उस राजा के पास में भगवान बुद्ध का दांत था और भगवान बुद्ध का दांत देने के लिए उस राजा को विवश किया। किसने किया? सम्राट हर्ष ने। और सम्राट हर्षवर्धन द्वारा उस दांत को प्राप्त किया गया। दांत को प्राप्त करके उसने एक पात्र में उसे रखा और उसके ऊपर क्या किया? एक स्तूप का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में 100 फीट ऊंचा एक मंदिर बनवाया और इस मंदिर को बनवाकर उसमें कांसे से निर्मित भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करवाने का कार्य किसने किया? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा ये किया गया। छात्रों, इस प्रकार से जो सम्राट हर्षवर्धन है धर्मपरायण शासक था और सभी धर्मों का ये समान रूप से आदर करता था। तो छात्रों ये इसकी क्या थी? धार्मिक जो स्थिति थी। छात्रों, अब हम देखते हैं सम्राट हर्षवर्धन की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन के समय समाज किस प्रकार का था और किस प्रकार के जो समाज के अंदर लोग निवास करते थे। वर्ण व्यवस्था, सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के अंदर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी तथा खान पान किस प्रकार का था? शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग निवास करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम के 4 वर्ण थे तथा इन वर्णों के अलावा कई प्रकार की जो जातियां जो भारतवर्ष के अंदर उस समय थी। छात्रों, जो उस समय के जो हर्षकालीन भारत है, हर्षकालीन भारत के लोगों का आर्थिक दृष्टि से अत्यंत ही साधन संपन्न थे तथा सुखमय जीवन यापन करते थे। तो सम्राट हर्षवर्धन भी अपनी प्रजा के लिए ये हमेशा तत्पर रहता था तथा गुप्त वेश धारण करके, विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके ये जनता के बीच में जाता था तथा उनके सुख दुखों की जानकारी प्राप्त करता था। तो छात्रों, सम्राट हर्षवर्धन के समय का जो भारत है, सम्राट हर्षवर्धन के समय की जो भारत वर्ष के अंदर जो अंतर्राज्यीय विवाह, सहजातीय विवाह, बाल विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह का प्रचलन था, अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन था, सहजातीय विवाह व स्वयंवर विवाह का भी प्रचलन था। अनुलोम विवाह तथा प्रतिलोम विवाह भी सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में होते थे। सम्राट हर्षवर्धन के काल के अंदर पर्दा प्रथा नहीं थी, परंतु बाल विवाह जैसी कुरीतियां इसमें व्याप्त हो चुकी थी। सती प्रथा का भी प्रचलन सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में था। तो छात्रों, जो सम्राट हर्षवर्धन के समय का जो समाज है इसमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था तथा परिवार जो होते थे वो पितृसत्तात्मक होते थे। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो सम्राट हर्षवर्धन है, सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर
जो वस्त्र आभूषण है, वस्त्र आभूषणों में सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों को धारण किया जाता था। मनोरंजन के साधन थे शिकार करना तथा पासे का खेल, नृत्य, उत्सव, संगीत के माध्यम से मनोरंजन किया जाता था। शतरंज, चौपड़ आदि खेल खेले जाते थे। तो छात्रों, हम सम्राट हर्षवर्धन की जो सामाजिक स्थिति के बारे में अब चर्चा करेंगे।